मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, जुम्मा मुबारक। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। नाजरीन, उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे, ज़बरदस्त तरीके से ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। मैं हूँ नजफ राजा नाजरीन और मेरे साथ मौजूद हैं। सुबह बखैर नाजरीन, और जुमे का बबरकत दिन आपको बहुत बहुत मुबारक हो। मैं हूँ उज़ैर मलिक और इसी उम्मीद के साथ प्रोग्राम का हम आगाज़ करते हैं कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, आपकी खैरियत हमें मतलूब होगी। तो आज भी खुशगवार आगाज़ होगा हमारे प्रोग्राम का हमेशा की तरह, और आपके लिए मालूमाती, दिलचस्प और मुख्तलिफ मौज़ूआत से भरपूर एक और शो लेकर आ चुके हैं हम जनाब। और आज के शो में हम डालेंगे मुल्की सियासत के ताज़ा तरीन मोड़ पर, ख़ास तौर पर मखसूस नशिस्तों के फैसले के बाद सियासी मंजरनामा किस समत बढ़ रहा है। इसके अलावा मुलाकात होगी पाकिस्तान की उभरती हुई एक ऐसी खातून फुटबॉलर से जिन्होंने सोशल मीडिया पर ज़बरदस्त मकबूलियत हासिल की और फ़ख्र का बाइस बन रहे हैं। और जानेंगे कि यूरोप का वो कौन सा मुल्क है जिसने पाकिस्तानियों के लिए वीज़ा पॉलिसी नरम कर दी है और इसका फ़ायदा किस हद तक उठाया जा सकता है। अदाकारा हुमैरा असगर के इंतकाल के हवाले से एक अहम अपडेट भी है जो कि हम आपके साथ इसी प्रोग्राम में शेयर करेंगे। साथ ही बात करेंगे बच्चों की ज़हनी और जज्बाती तरबियत के एक नए और जदीद तरीके पर, और हमारे साथ मौजूद होंगे एक माहिर नफ्सियात और उसके साथ साथ आपके साथ दिलचस्प वायरल स्टोरीज भी शेयर करने वाले हैं। यानी आज का प्रोग्राम हमेशा की तरह आपके लिए बहुत ही स्पेशल होने वाला है। तो प्रोग्राम का बाकायदा लेते हैं मौसम से। मानसून का ये स्पेल कितना शिद्दत इख्तियार करने वाला है और आज मुल्क भर में मौसम क्या रंग दिखाएगा, तो चलते हैं नजफ की जानिब। आइए नाजरीन, आपको डिटेल से बताते हैं कि आज मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मौसम कैसा रहने वाला है। मुल्क भर में मानसून बारिशों का सिलसिला शिद्दत इख्तियार कर गया है। मुख्तलिफ इलाकों में कहीं बादल गरजे और कहीं मूसलाधार बारिश ने जल थल एक कर दिया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक मानसून का ये ताकतवर स्पेल 13 जुलाई तक जारी रहने का इम्कान है। मुख्तलिफ शहरों में मौसम की क्या सूरत हाल है, आइए जानते हैं। सबसे पहले जिक्र करते हैं गिलगित बल्तिस्तान का, जहां बेशतर इलाकों में बादल छाए रहेंगे। गिलगित में आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 28 और कम से कम 14 डिग्री रहने का इम्कान है। स्कर्दू की जानिब चलते हैं, वहाँ पर पारा आज ज़्यादा से ज़्यादा 19 और कम से कम 12 डिग्री रहने की तवक्को है। महकमा मौसमियात के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान गिलगित बल्तिस्तान के बेशतर मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। और नज़र डालते हैं आज़ाद कश्मीर के मौसम पर, जहां अक्सर इलाके गहरे बादलों की लपेट में रहेंगे। मुजफ्फराबाद में आज ज़्यादा से ज़्यादा पारा 30 और कम से कम 20 डिग्री रहने का इम्कान है। श्रीनगर की जानिब चलते हैं, वहां पर दर्जा हरारत आज ज़्यादा से ज़्यादा 28 और कम से कम 17 डिग्री रहने की तवक्को है। महकमा मौसमियात का कहना है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का इम्कान है। और अब आपके साथ शेयर करते हैं खैबर पख्तूनख्वा का मौसम, जहां सूबाई दारुल हुकूमत पेशावर में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 34 और कम से कम 26 डिग्री रहने का इम्कान है। सवात की जानिब चलते हैं, जिसको पाकिस्तान का स्विट्ज़रलैंड कहा जाता है। वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा पारा 25 और कम से कम 14 डिग्री रहने की तवक्को है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान दीर, चित्राल, सवात, कोहिस्तान, मालाकंड, शांगला, बडगराम, बुनेर, बाजोड़, महमद, खैबर, औरंगज़ई, मानसहरा, एबटाबाद, हरीपुर और गिरदोनवा में बारिश हो सकती है। और अब पंजाब का मौसम आपके साथ शेयर करते हैं, जहां अक्सर शहरों में बादल बरसने का सिलसिला जारी है। लाहौर का दर्जा हरारत आज ज़्यादा से ज़्यादा 32 और कम से कम 26 डिग्री रहने का इम्कान है। दारुल हुकूमत इस्लामाबाद की जानिब चलते हैं, वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा पारा 32 और कम से कम 25 डिग्री रहने की तवक्को है। मुल्तान की तरफ रुख करते हैं, वहाँ पर पारा ज़्यादा से ज़्यादा 37 और कम से कम 28 डिग्री रहेगा। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान पंजाब के बेशतर अजला में बारिश की पेशगोई की है और नशेबी इलाकों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा जाहिर किया है। और अब सुबह बलूचिस्तान के मौसम की जानिब चलते हैं, जहां बेशतर अजला में गर्मी और हब्स का राज रहेगा। कोयटा का दर्जा हरारत आज ज़्यादा से ज़्यादा 36 और कम से कम 21 डिग्री रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान कोयटा, ज़ियारत, बारखान, सिब्बी, कोहलू, मूसाखेल, डेरा बुगटी, लोरालाई, योब, खुजदार, लसबेला और गिरदोनवा में बारिश का इम्कान है।
और आखिर में तस्करा करते हैं सुबह सिंध के मौसम का, जहां ज्यादातर अजला गर्मी और हब्स की लपेट में रहेंगे। कराची का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 35 और कम से कम 28 डिग्री रहने का इम्कान है। हैदराबाद की जानिब चलते हैं, वहां पर ज्यादा से ज्यादा पारा 38 और कम से कम 29 डिग्री रहने की तवक्को है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान दादू, हैदराबाद, सांगड़, हरीपुर और साहली इलाकों में बारिश मुतवक्के है। नाज़रीन, मुल्क भर में मानसून बारिशों ने शिद्दत इख्तियार कर ली है। कहीं मूसलाधार तो कहीं पर हल्की बारिश का सिलसिला चल रहा है, जिससे नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब हैं। अर्बन फ्लडिंग, लैंडस्लाइडिंग, बिजली की बंदिश और ट्रैफिक की रवानी मुतासर होने का खदशा है। NDMA ने आइंदा 12 घंटे इंतहाई अहम करार देते हुए अलर्ट भी जारी किया है और मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, आंधी और तूफानी हवाओं का खदशा जाहिर किया गया है। मजीद तर्जुमान की जानिब से यह बताया गया है कि बारिशों के बायस मकामी नदी नालों में पानी के बहाव में अचानक इजाफा देखने को मिल सकता है, जबकि शुमाली इलाका जात में दर्जा हरारत में इजाफे से ग्लेशियर पिघलने का खतरा बढ़ चुका है, जिसके पेश नज़र हुंजा, शिगर, घांचे और चित्राल के मकामी अफराद को मोहतात रहने की हिदायत की गई है। महकमा मौसमियात का कहना है कि मानसून का मौजूदा सिलसिला 13 जुलाई तक जारी रहेगा और शहरियों से ये अपील है कि एहतियाती तदाबीर को इख्तियार करें, बरसाती नदी नालों से दूर रहें। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने 26 जून से 9 जुलाई के दौरान बारिशों से होने वाले नुकसानात की तफसीलात जारी कर दी हैं। रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता 14 दिनों में 87 अफराद जाम बहक और 149 जख्मी हो चुके हैं। NDMA ने मुतल्लिका इदारों को अलर्ट रहने और अवाम को बर वक्त रिलीफ फराहम करने की हिदायत कर दी है। इसी तमाम तर सूरत हाल पर बात कर लेते हैं। हमें ज्वाइन किया चीफ मेट्रोलॉजिस्ट ज़हीर अहमद बाबर साहब ने। ज़हीर साहब, वेलकम टू सुना पाकिस्तान। सर, पहले ये बताया जा रहा था कि बारिशों का सिलसिला 10 जुलाई तक जारी रहेगा। अब ये नई पेशगोई सामने आई कि ये स्पेल 13 जुलाई तक जारी रहेगा। आखिर मानसून बारिशों में इजाफे की वजह क्या है और हालिया बारिशों से मौसमी तब्दीली का अगर हम देखें तो इन बारिशों में मौसमी तब्दीली का कितना किरदार है? अगर हम देखें तो जुलाई और अगस्त जो है वो मानसून रेनफॉल्स का पीरियड होता है पाकिस्तान में। ऑलमोस्ट 15 सितंबर तक ये बारिशें जारी रहती हैं और उसके बाद फिर ये ऐसा ऐसा मानसून विंड्स जो हैं वो मुल्क में दाखिल होना ख़त्म हो जाती हैं। और इस वक्त हम जो एक्टिव फेज से के मानसून के एक्टिव फेज से गुजर रहे हैं और हम देख रहे हैं कि फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में, फर्स्ट हाफ ऑफ जुलाई में अच्छी बारिशें जो हैं वो ओवरऑल रिकॉर्ड की गई हैं। ओवरऑल अगर हम देखें तो जो मानसून रेनफॉल्स हैं इनका पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है इकोनॉमी के ऊपर, क्योंकि ये लाइफ लाइन है। बारिश के हवाले से हमारा वाटर रिजर्वायर्स बेहतर होते हैं, रिवर्स फ्लोज बेहतर होते हैं, सब सरफेस वाटर जो है उसमें पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है। लेकिन उसके साथ साथ एक नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी हैं मानसून रेनफॉल्स के, कि उसके साथ हमें फ्लैश फ्लडिंग्स, अर्बन फ्लडिंग और रिवराइन फ्लडिंग के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। क्लाइमेट चेंज के हवाले से अगर बात की जाए तो जो ओवर द ईयर्स हमने देखा है कि मानसून के पैटर्न्स में तब्दीली आ रही है। मानसून रेन्स की फ्यूरोसिटी में इजाफा हो रहा है, यानी कि एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स जो मानसून रेनफॉल्स के हवाले से के साथ वाबस्ता हैं या जुड़े हुए हैं, उनमें जो है ओवर द ईयर्स फ्रीक्वेंसी में इजाफा हो रहा है। ना सिर्फ उनकी फ्रीक्वेंसी में इजाफा हो रहा है बल्कि उनकी इंटेंसिटी में भी इजाफा हो रहा है और जो एरियाज उनसे इफेक्ट होते हैं एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स में, उनमें भी इजाफा हो रहा है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा ज़हीर साहब, जैसे कि अभी आपने बताया कि इस वक्त हम एक्टिव फेज से गुजर रहे हैं मानसून के, मुझे बताइएगा इस वक्त मानसून सिस्टम की शिद्दत किस दर्जे की है? अगर फ्रिक्वेंसी की हम बात करें, इंटेंसिटी की हम बात करें, ये बारिशें मामूल की बारिशों से कितनी ज़्यादा हैं और अगर कहा जाए मुख्तलिफ हैं? इस वक्त तो हम आज तक मानसून रेनफॉल्स तो शदीद एक्टिव फेज से गुजर रहा था। हमने हमारे नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट्स में, सेंट्रल पार्ट्स में जो है वो अच्छी रेनफॉल्स जो है वो रिकॉर्ड की गई हैं। अगले 2 दिन ऐसा जितनी सिग्निफिकेंट रेनफॉल नहीं है, मानसून इंटेंसिटी किसी हद तक कम होगी, रेनफॉल एक्टिविटी सबड्यूड होगी। जिस तरह की फ्यूरोसिटी हम पिछले दिनों में देख रहे थे कि मानसून रेनफॉल्स की थी, उनमें कई जगह पे शिद्दत से एक्सट्रीम रेनफॉल्स हुई हैं। 2 दिन अगले जो हैं उसमें कोई इतनी ज्यादा इंटेंसिटी रेनफॉल्स की नहीं है जी, लेकिन से फिर दोबारा जो है वो रेनफॉल्स जो है वो पिकअप कर जाएंगी और उनकी इंटेंसिटी में जो है वो इजाफा होगा। अगर ओवरऑल देखा जाए तो मानसून रेनफॉल्स में जो ज्यादा एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स या
अबव नॉर्मल रेनफॉल्स एक्सपेक्टेड हैं वो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ द कंट्री हैं, जिसमें पंजाब के इलाके हैं, लाहौर, गुजरांवाला, सियालकोट के साथ साथ कश्मीर के जो इलाके हैं उसके अंदर भी अबव नॉर्मल रेनफॉल्स जो है वो एक्सपेक्टेड हैं। अगर पूरे पाकिस्तान को देखा जाए एज अ होल तो उसमें नॉर्मल और स्लाइटली अबव नॉर्मल्स जो है मानसून रेनफॉल्स जो है वो एक्सपेक्टेड अच्छा ज़हीर साहब, हालिया मानसून सीजन में सिंध में खास तौर पर कराची में अगर हम देखें तो कोई ज्यादा बारिशें देखने को नहीं मिली। क्या आने वाले दिनों में कराची में बारिशें हो सकती हैं और किस हद तक ये बरस सकती हैं? जी बिल्कुल, सिंध में आज सच अभी तक बिलो नॉर्मल रेनफॉल्स रिकॉर्ड की गई हैं। कराची में भी आज सच कोई सिग्निफिकेंट रेनफॉल इस मानसून सीजन में नहीं हुई, लेकिन अभी जुलाई का पूरा मोर देन हाफ मंथ जो है वो पड़ा हुआ है, अगस्त का महीना है, तो मानसून रेनफॉल्स जो है वो सिंध में भी एंटर होती हैं और उसमें भी बारिशों का बायस बनती हैं। तो अभी तो मानसून का जो है वो शुरुआत है और आहिस्ता आहिस्ता हम देखेंगे कि ये मानसून रेनफॉल्स जो है जहाँ पे पंजाब, खैर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान के हिस्सों में बारिश बरसा रही हैं, तो सिंध के बाकी हिस्सों में कुछ हिस्सों में सिंध की बारिशें हुई हैं, पर सिंध में दादू वगैरह में कल रेनफॉल्स अच्छी रेनफॉल्स हुई हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फिर ये सदर्न हाफ ऑफ द जो सिंध है। ज़हीर साहब, इस पॉइंट को भी जरा टच कर दीजिएगा, बताइएगा शुमाली इलाका जात में ग्लेशियर्स पिघलने GLOF का खतरा किस हद तक है? देखिए, मानसून रेनफॉल्स जो है वो हमारे ज्यादातर सब माउंटेनस एरियाज को इफेक्ट कर रही होती हैं। इस सीजन में हम ये देख रहे हैं कि नॉर्दर्न एरियाज जिसमें गिलगित बल्तिस्तान के ज्यादातर इलाके हैं उनमें अबव नॉर्मल टेम्परेचर्स चल रहे हैं। अबव नॉर्मल टेम्परेचर्स होने की वजह से वहाँ पे जो स्नो के पिघलने की, बर्फ के पिघलने की रफ्तार है वो बहुत तेज हुई है। ठीक है। जिसकी वजह से ग्लॉफ जिसे हम ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड्स कहते हैं उसके चांसेस जो है वो बढ़ रहे हैं, क्योंकि टेम्परेचर्स जो है वहाँ पे बढ़े हुए हैं और बाज़ मकाम पर जो बारिश भी हो रही है, तो इन दोनों के मिलाप से जो है वो ग्लॉफ के इवेंट्स जो हैं इन जो हमारे माउंटेनियस एरियाज हैं वहाँ पे इस सीजन में बढ़ने का अंदेशा है। ज़हीर साहब, 13 जुलाई के बाद बारिशों का क्या रुझान आप देख रहे हैं? क्या ये जो बारिशें अब तक बरसी हैं इससे ज़्यादा मिलीमीटर तक बारिशें जो हैं वो हो सकती हैं, ज़्यादा रिकॉर्ड की जा सकती हैं? जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि जुलाई और अगस्त जो है वो हमारे पास पीक रेनफॉल के पीरियड्स होते हैं, तो अभी तो हम फर्स्ट हाफ ऑफ जुलाई से गुजर रहे हैं और उसमें हम अच्छी रेनफॉल्स जो है वो रिकॉर्ड की। अभी ब्रेक आएगा 2 दिन का, उसके बाद फिर मानसून एक्टिविटी जो है वो ज्यादा एनहांस हो जाएगी। तो इस तरह के पीरियड्स जो हैं ओवरऑल आइंदा 2 महीने के दौरान एक एक्टिव स्पेल आएंगे मानसून के, जिसमें हमारे पास मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में शदीद बारिशें होंगी, बहुत नॉर्मल रेनफॉल्स हो सकती हैं, लेकिन उसके बाद फिर बिल्कुल ठीक है। आपका बहुत शुक्रिया डॉक्टर ज़हीर अहमद बाबर साहब। और नाजरीन आप तैयार हो जाएं, क्योंकि पहले बताया गया था कि 10 जुलाई तक ये स्पेल जो है बारिशों का जारी रहेगा, लेकिन अब इसके हवाले से बताया जा रहा है कि जनाब ये 13 जुलाई तक जारी रह सकता है और उसके बाद अगर हम देखें तो चंद दिनों के वक्फे के बाद 18 जुलाई से फिर एक नया स्पेल जो है वो बारिशों का शुरू होगा। तो जहाँ पर आपने एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी है, वहीं पर इन बारिशों के हवाले से जो भी तैयारी है वो भी आपको करनी है, ताकि आप महफूज रह सकें और इन बारिशों का लुत्फ भी उठा सकें। और इसी के साथ लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। नाज़रीन, आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे मुल्क की सियासत की। तो सदर की तब्दीली से मुताल्लिक अफवाहों का बाजार गर्म है। क़यास आराइयां हैं कि बढ़ती चली जा रही हैं। इन क़यास आराइयों पर हुकूमत और पीपल्स पार्टी की जानिब से सख्त रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है। गुज़श्ता रोज़ वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने एक्स पर एक पोस्ट की, जिसमें उन्होंने 2 टोक अल्फाज में वजाहत पेश करते हुए सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ के खिलाफ खबरों को गुमराहकुन और बदनीयती पर मबनी करार दिया। वाज़े कर दिया कि सदर जरदारी के इस्तीफ़े की कोई तजवीज़ ज़ेरे गौर है, ना ही फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को सदर के ओहदे में कोई दिलचस्पी है। मोहसिन नकवी ने सदर मुमलिकत के मौक़िफ़ को बयान करते हुए कहा है कि सदर जानते हैं कि ये झूठ कौन फैला रहा है और ये भी जानते हैं कि झूठ किस मकसद के लिए और किस को फ़ायदा देने के लिए फैलाया जा रहा है। मोहसिन नकवी ने लिखा है कि ये बदनीयती पर मबनी मुहिम दुश्मन गैर मुल्की एजेंसियों से जुड़ी हो सकती है, जो पाकिस्तान के दाखिली इस्तेहकाम को कमज़ोर करने के लिए सोशल मीडिया को बतौर हथियार इस्तेमाल कर रही हैं। साबिक वज़ीर आज़म और चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा है कि सदर आसिफ अली ज़रदारी मुल्क के मुंतखब सदर हैं। खिलाफ सोशल मीडिया पर चलने वाली खबरों में कोई हकीकत नहीं। इस हवाले से उन्होंने मजीद क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। सदर पाकिस्तान की आपने बात की, दिस इज डिसइंफॉर्मेशन। और जो पंजाब के चेहरों की बात हो रही है वो तो उस वक्त हो सकती है कि अगर CEC ऑफ द पार्टी कोई डिसीजन ले, पहले भी न जाने का जो हुकूमत का हिस्सा न बनने का फैसला था वो CEC ने किया था,
तो अगर सी उसको रिवर्स कर सकती है, इसलिए ये बात भी सही नहीं है। दूसरी जानिब पंजाब असम्बली में हंगामा राई के मामले में भी बड़ी पेशरफ्त सामने आई है। 26 मुअत्तल अराकीन के खिलाफ नाअहली रेफरेंसेस पर कार्रवाई तेज कर दी गई है। ताहम स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान ने अराकीन को जाती सुनवाई का मौका देने का फैसला किया और मुअत्तल अराकीन को आज जाती हैसियत में तलब किया गया है, जिस पर अपोजिशन अराकीन की जानिब से मुश्तरका तौर पर स्पीकर चैम्बर में पेश होने का फैसला सामने आ रहा है। मुल्की सियासत क्या रुख इख्तियार करेगी और मुस्तकबिल करीब में क्या तब्दीलियां रूनुमा होने वाली हैं, इस पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सियासतदान बैरिस्टर एतजाज एहसन साहब। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सदर की तब्दीली से मुताल्लिक अफवाहें और क़यास आराइयां तेजी से गर्दिश कर रही हैं, उसकी तरदीद भी सामने आ रही है, मगर इसके बावजूद हुकूमत और पीपल्स पार्टी की जानिब से तवातुर और पूरी शद्दोमत के साथ हम देख रहे हैं वजाहतें पेश हो रही हैं। जब ये खबरें और अफवाहें झूठी हैं तो फिर बार बार कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, कभी ट्वीट करके एक्स पर आकर वजाहतें पेश करने की ज़रूरत क्यों है? जो गलत बात हो और वो गलतुल आम बनती जाए तो उसको तो ये बड़ा मुनासिब है कि उसको आप शद्दोमत से, क्योंकि ये बड़ी संजीदा और संगीन किस्म की अफवाह है ना, कोई ऐसी हल्की फुल्की तो अफवाह नहीं है। आप एक सदर को हटाने की बात कर रहे हैं, सदर मुमलिकत को, तो ये तो बहुत सीरियस बात है। इस पे तो सारी अवाम की दिलचस्पी या उनकी मुखालफत होगी और ये एक बहुत बड़ा बहुत बड़ी बहस है। फिर एक आईनी तरीका होता है किसी को हटाने का। तो मैं ये समझता हूँ रद्द अमल तो बिल्कुल इस पे आना चाहिए और स्ट्रांगली आना चाहिए, और ख़ासकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, हमारी पार्टी का। और कि इस तरह तो हमारा सदर नहीं आप हटा सकते। अगर कोई ये सोच रहा है कि कोई उनकी मर्ज़ी के बगैर, और मर्ज़ी भी बिल्कुल ये नहीं कि कोई बना लिया जाए या कुछ, और वो नहीं, जो मैं जानता हूँ वो नहीं चाहते कि वो छोड़ें इस इस जिम्मेदारी को। तो उनसे क्यों ये जब इस किस्म की खबरें फैलाई जाती हैं तो वो बड़ा उसका नुकसान होता है। बिल्कुल ठीक। हमें इस हवाले से भी आगाह कीजिएगा। गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का एक्स पर एक पैगाम सामने आया था। वो कहते हैं कि सदर, हुकूमत और मुसल्लह अफवाज के खिलाफ मुनज़्ज़म मुल्क, दुश्मनों, गैर मुल्कियों, एजेंसियों से मिलकर प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। जो लोग प्रोपेगेंडा कर रहे हैं हम उनके बारे में बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। बताइएगा, हुकूमत और इदारों के खिलाफ मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा कर कौन रहा है? मोहसिन नकवी की इस बात का मैं क्या जवाब दे सकता हूँ। और वो अगर समझते हैं कि कोई अनासिर काम कर रहे हैं मुल्क के ख़िलाफ़ तो उनको सामने लाएं। वो भी सिर्फ हुकूमत भी सिर्फ एक जमात के ख़िलाफ़ सारा फोकस किया हुआ है। उसने सारी उसकी जो तवानाइयाँ हैं, सलाहियतें हैं, वो और सिर्फ उसी बंदे का, एक कैदी के हर जगह ज़िक्र हो रहा है। सियासत तो वो कर भी नहीं रहा, वो कैदी है। वो एक गवर्नमेंट उसकी तरफ इशारे करके, कभी इशारतन, कभी बराह रास्त उसकी तरफ उसको की जानिब वार कर करके उसको सेंटर स्टेज में रखा हुआ है इसने। ये तो गवर्नमेंट की खुद नाअहली है। जहाँ तक नकवी साहब का ताल्लुक़ है, वो खुद बड़े हुनरमंद हैं और फिर वो वज़ीर दाखिला हैं। उनको तो अगर ऐसी कोई चीज़ मिलती है तो उसको अवाम के सामने लाना चाहिए, बिल्कुल सामने रखें अवाम के, अवाम फैसला करे कि क्या आपके पास शहादतें और सबूत मुनासिब है कि नहीं। बिल्कुल, इस तरह अवाम के रखना, अवाम के सामने पेश करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सर, सुप्रीम कोर्ट का मखसूस नशिस्तों से मुतालिक फैसला यकीनन आपने पढ़ रखा होगा। इस फैसले के बाद हुक्मरान इत्तेहाद को 2/3 अक्सरियत मिल गई है, मज़ीद वो मजबूत हो गया है। मखसूस नशिस्तों के फैसले से मुल्की सियासत पर किस तरह के असरात मुरतब होंगे या हो रहे हैं इस वक्त? मेजॉरिटी किसी के पास आ जाए तो फिर आइन को उधार भी सकता है, सुमार भी सकता है। वो ग्रोह या वो पार्टी या वो लोग जो उसमें सब सहमत हो, वो बर्बाद भी कर सकता है और आबाद भी कर सकता है। 2/3 मेजॉरिटी तो एक मैजिक नंबर है पाकिस्तान के आइन के तहत।
इसके तहत तो आप सब कुछ ही कर सकते हो। बिल्कुल सर, मुल्क में 27वीं तरमीम की गूंज सुनाई दे रही है। क्या आपको लगता है कि 27वीं तरमीम आएगी, और अगर आएगी तो इसमें क्या होगा, क्या तब्दीलियां की जा सकती हैं? मुझे बिल्कुल किस बात का इल्म नहीं है कि 27वीं तरमीम में क्या होगा क्या नहीं होगा। जो कुछ हासिल करना था हुकूमत ने, वो तो मेरा ख्याल है 26वीं तरमीम से उसको हासिल हो गया है। जैसे मैंने कहा 2/3 अक्सरियत जब अभी दे दी इलेक्शन कमीशन ने, तो अब तो वो और सुप्रीम कोर्ट ने मिलके, और वो अब तो उसके लिए कोई गुंजाइश अब इस पे क्या आदमी जी सोचे, अब सोचता ही रहे कि जी अब 27वीं तरमीम में क्या होना है क्या होना है। अब उनके हाथ में सब कुछ है। अगर ये आइन इस तरह दुरुस्त है और ये सारा आइनी है काम जो हुआ है, तो फिर उन गवर्नमेंट के पास सब कुछ है। वो 27वीं तरमीम लाएँ, 28वीं लाएँ, 29वीं लाएँ, 30वीं लाएँ, जितनी मर्ज़ी लाएँ, ये उनका इख्तियार होगा। दुरुस्त। सर, पंजाब असम्बली की अगर हम बात करें तो हंगामा राई करने पर स्पीकर ने अपोजिशन के 26 अरकान असम्बली के खिलाफ नाअहली का जो रेफरेंस है इलेक्शन कमीशन को भिजवा दिया है। माजी में तो सर हमने देखा है असम्बलियों में इससे भी बड़े बड़े वाकयात पेश आ चुके हैं, आप तो यानी शायद भी हैं ऐसे वाकयात के। क्या हंगामा राई पर अरकान के खिलाफ नाअहली का रेफरेंस बनता है, इतनी सख्त कार्रवाई बनती है और स्पीकर इसमें कामयाब हो सकते हैं? रेफरेंस ऐसा तो नहीं बनता, और मैं हैरान हूँ कि स्पीकर साहब को क्या हुआ है, इतना शाइस्ता ज़बान और शीरीन गुफ्तार स्पीकर पंजाब असम्बली का पहले शायद नहीं देखा था, पर बड़ी देर बाद या नज़र सुना ऐसे एक शख्स को स्पीकर के ओहदे पे। पर जो लहजा उनका था उस तकरीर में जो उन्होंने इस रेफरेंस के बारे में की है, उससे मैं बहुत मुझे तो बड़ी हैरत हुई कि ये किस किस्म का लहजा है। और ये आइनी नहीं है, ये आइनी बात नहीं है। ये इस किस्म की डिस्क्वालिफिकेशन जो है कि जी ये वेदर ही इज़ जस्ट एंड सेगेशियस, ये इस किस्म की ये डिस्क्वालिफिकेशन होती ही नहीं है, बनती नहीं है। ये इस पे सब्जेक्टिव बिल्कुल एक बंदा अपनी राय दाखिली उसकी राय होती है उसकी, वो उसको हर बंदे की का पैमाना मुख्तलिफ होता है, हर ऐसी मुबहम किस्म की सिफ्त के बारे में। तो ये कोई ये डिस्क्वालिफिकेशन नहीं बनती। उनको आपने सज़ा दे दी 26 लोगों को, पता नहीं एक पूरे सेशन से बाहर रख के या कितने दिन, एक दिन या जो भी आपने सज़ा दी उनको, वो सज़ा दे चुके हैं। दूसरी सज़ा उसी ऑफेंस की नहीं हो सकती फॉर द सेम ऑफेंस। आर्टिकल 12 कॉन्स्टिट्यूशन का कहता है यू कैन नॉट बी वेक्स ट्वाइस। दो मरतबा एक ही वाक़यात पे, एक ही वाक़या पे आप 2 सज़ाएँ नहीं दे सकते। एक सज़ा उनको दे दी आपने, अब दूसरी सज़ा नहीं हो सकती। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। बहुत शुक्रिया एतजाज़ एहसन साहब आपके वक्त का कि स्पीकर पंजाब असम्बली बड़े शाइस्ता हैं और बड़ा एहतियात का दामन जो है वो थाम कर गुफ्तगू करते हैं, लेकिन इतनी सख्त कार्रवाई, इतनी बड़ी कार्रवाई उनकी जानिब से जो कि कानूनी और आइनी तौर पर बनती भी नहीं है, वो की गई। खैर, लेकिन आज उन्होंने एक आखिरी मौका दिया है अपोजिशन के इन 26 अरकान को ज़ाती हैसियत में तलब किया। अब देखना यह है कि क्या इस मुलाकात के अंदर मामला तय पा जाते हैं और स्पीकर जो है इलेक्शन कमीशन से रेफरेंस वापस लेते हैं या नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और इसी के साथ लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। नाजरीन, आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। ब्रेक के बाद दोबारा से आपको खुशामदीद कहते हैं। कराची के इलाके डिफेंस फेज 6 के फ्लैट में नाकाबिले शनाख्त मुर्दा हालत में पाई गई अदाकारा हुमैरा असगर की मैयत उनके भाई के हवाले कर दी गई है। गुज़श्ता रोज़ अदाकारा हुमैरा असगर के भाई नवीद असगर लाहौर से कराची पहुंचे, जिसके बाद उन्होंने पुलिस से राबता किया और कानूनी कार्रवाई मुकम्मल करने के बाद अदाकारा की मैयत उनके हवाले कर दी गई। रमज़ान छीपा के हमरा मीडिया से गुफ्तगू करते हुए नवीद असगर ने कहा कि
मेरी बहन खुददार थी। सोशल मीडिया पर हुमैरा के केस को गलत तरीके से पेश किया गया। वालिदैन से लाताल्लुकी का तासुर दुरुस्त नहीं है और हम पुलिस से 3 दिन से राब्ते में थे। हमने छिपा से राब्ता करके मैयत वसूल की। DNA और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद मुकदमा दर्ज कराने का फैसला किया जाएगा। और नाजरीन, इसी हवाले से तफसीलात मजीद जान लेते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं कराची से सुनो न्यूज़ के ब्यूरो चीफ शुएब बर्नी। शुएब, बहुत शुक्रिया आपकी मौजूदगी का। सबसे पहले बताइएगा, हुमैरा असगर की मैयत उनके विरसा के हवाले कर दी गई है, उनकी तदफीन कहाँ होगी और इस हवाले से विरसा क्या कह रहे हैं? जी देखिए, गुज़िश्ता रात उनके जो गुरसा हैं, उनके बहनोई और उनके जो सगे भाई असगर वो आए थे और उन्होंने आके यहाँ से नवीद असगर वो आए थे, उन्होंने आके मैयत वसूल कर ली है छिपा की सर्द खाने से, क्योंकि लाश बहुत ज्यादा डिकम्पोज थी तो उसको सर्द खाने में रखना भी नामुमकिन था। तो उसको एक मोबाइल यूनिट जो कि कंटेनर के अंदर था छिपा के सर्द खाने में, कोल्ड स्टोरेज वाला जैसा होता है, उसमें रखा गया इतने दिन तक। और फिर वो जब रात को गुरसा आए हैं तो वो लेकर अब बाय रोड एम्बुलेंस से लाहौर की जानिब रवा दवा है। लाहौर में ही, क्योंकि ये पूरी फैमिली रिहाइश पजीर है, इनके अहले खाना और इनके तमाम बुरसा लाहौर में ही हैं। ये खुद सिर्फ टीवी में काम के लिए और शोबिज इंडस्ट्री से वाबस्ता होने की वजह से कराची में रिहाइश पजीर कर रही थी। और गुज़िश्ता ये 2017 से बताया जाता है कि इसी डिफेंस फेज 6 के फ्लैट की रिहायशी थी जहां पे ये इनकी मौत हुई और इनकी लाश मिली है। इस वक्त इब्तिदाई मालूमात के मुताबिक जो इनकी जो लाश का जो पोस्टमार्टम किया गया था उसमें ये चीज साबित हुई है कि इनके जिस्म के अज़ा की कोई हड्डियां वगैरह तो नहीं टूटी हुई, ना ही कोई ज्यादती वगैरह के शवाहिद मिले हैं। और जो बॉडी इतनी ज्यादा डिकम्पोज हो चुकी है कि उसके जो जॉइंट्स हैं, जैसे ये शोल्डर जॉइंट है, नी जॉइंट्स हैं जो कि घुटने होते हैं, इसके अलावा जो हड्डियां ऐसी होती हैं जो कम से कम भी 8 से 10 माह के बाद गलती हैं, वो भी गलना शुरू हो गई थी। लाश में कीड़े पड़ गए थे उसी फ्लैट के अंदर जब ये गिरी हुई थी। अच्छा, जिस तरह से हमने इनका फ्लैट देखा जाके तो उसकी जो सिचुएशन थी वहां भी ये बिल्कुल लगता ऐसा है जैसे कि ये वॉशरूम से निकली हैं, दरवाजा खुला हुआ था, कमरे में लाइटें वगैरह जली हुई थी और ये जमीन पर मुंह के बल गिरी हैं। यानी कि इनका जो जमीन पे चेहरा आगे की तरफ था और कमर पीछे की तरफ थी, तो ये वहां गिरी हैं और उससे इनकी मौत वाकई हुई है। अच्छा, उस वक्त क्योंकि वो ये जो डीए का इलाका है, यहाँ लोग इन्वेस्टमेंट करके भी फ्लैट किराए पे चढ़ा देते हैं, तो इनके मालिक मकान ने भी इनसे 9 महीने तक फॉलो अप नहीं करा। ये अक्टूबर 2024 से इनका कॉल डाटा रिकॉर्ड नहीं मिल रहा, इनकी कोई डिटेल्स नहीं मिलनी, ये किसी से राब्ते में नहीं थी, इनके पास कोई गाड़ी नहीं थी तो ये उबर करीम वगैरह करके आना जाना करती थी, उसकी भी कोई कॉल हिस्ट्री नहीं मिल रही। इसके अलावा जो पुलिस ने डाटा चेक कराया तो जब मालिक मकान ने अदालत किया कि मुझे किराया नहीं मिल रहा और ये मकान में मैं जब चाहता हूँ बेल बजाता हूँ कोई निकल के नहीं आ रहा, ना खातून फोन उठा रही हैं, तो फिर एक अदालती हेड बैलिफ को तैनात किया गया। वो बिल्कुल, अदालती बैलिफ वहां पर पहुंचा था। शुएब, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि पुलिस का तो कहना था कि उनके वालिद ने मैयत लेने से इनकार कर दिया, वो इनकारी है, मगर उनके भाई को कल हमने सुना वो कह रहे थे कि वालिदैन से जो लाताल्लुकी की बात की जा रही है ये ठीक नहीं है। इस हवाले से ये तजाद क्यों सामने आ रहा है? देखिए, उनके वालिद ने तो ये बयान पुलिस को दिया है। हमने तो डीएसपी औरंगजेब जो डिफेंस थाने के हैं उनसे बातचीत करी, उनका ये था कि गुरसा लाश वसूल करने के लिए तैयार नहीं है। जिसके बाद आपने देखा कि एक टीवी आर्टिस्ट भी सामने आई, उन्होंने इंस्टाग्राम पे वीडियो डाली कि मैं लाश वसूल करने को तैयार हूँ। फिर गवर्नमेंट एक्टिव हुई, गवर्नमेंट ने कहा कि महकमा आसारे कदीमा और जो सकाफत है वो तदफीन के लिए तैयार है, डीआईजी को हम लेटर लिख रहे हैं, एडिशनल आईजी के हवाले से खबर चली। फिर उसके बाद गवर्नर सिंध जो कामरान टिसोरी हैं वो एक्टिव हो गए, उन्होंने कहा मैं मैयत वसूल करता हूँ और गवर्नर हाउस के जो पेश इमाम है वो इसकी नमाज जनाजा पढ़ाएंगे। उसके बाद जाके फैमिली आई है, क्योंकि छिपा के जो तर्जुमान है उनसे भी हमारी बात हुई। उनका ये कहना था कि हम तो लाश उसको देंगे जिसको पुलिस लेटर देगी। जब पुलिस का लेटर गुरसा को दिया जाता है, अगर खाली बहनोई भी आ जाते तो वो खूनी रिश्ता नहीं है, तो उनको मैयत हवाले नहीं की जा सकती थी। सगा भाई, सगी बहन या माँ बाप, इनमें से कोई आता या अगर इनका कोई शौहर होता तो उसको भी लाश हवाले की जा सकती थी, लेकिन ऐसी सूरत हाल नहीं थी। और ये एक सोशल मीडिया या आप शोबिज इंडस्ट्री के हवाले से कराची में बड़ा मसला है। इससे पहले आपने आयशा आपा का मामला देखा, वो भी फ्लैट में बेचारी इंतकाल करने के बाद काफी दिन रही, और ये तो तकरीबन अक्टूबर 2024 में अगर इनकी मौत वाकई हुई है तो अब जुलाई चल रहा है। आप ये देखें कि तकरीबन 8 माह से भी जायद का वक्त गुजर चुका है और खातून की लाश किस हालत में थी
यानी कि अभी भी अगर आप उस बिल्डिंग में जाएं तो वहाँ शदीद स्मेल है, क्योंकि इंसानी जिस्म वहाँ पे पड़े पड़े सड़ा है। उसके बाद इनके जिस्म के जो अज़ा हैं वो बिल्कुल डिकम्पोज हो गए हैं, यहाँ तक कि इनके नाखून इनके जिस्म से झड़ चुके शुएब, ये हैं। बताइएगा लेकिन कि कोई जो हड्डियां वगैरह नहीं केमिकल टेस्ट लिए गए हैं, जो मुख्तलिफ वहाँ से सैंपल्स कलेक्ट किए गए हैं, उनकी रिपोर्ट कब तक आ जाएगी? और ये बताइएगा कि क्या उस रिपोर्ट की एक्यूरेसी जो है उसके हवाले से क्या बताया जा रहा है? क्या मुकम्मल तौर पर तयन हो जाएगा वजूहात का, और ये भी पता चल जाएगा कि कितना अरसा पहले जो है वो इस दुनिया से वो जा चुकी थी, कूच कर चुकी थी? देखें, जो उनके फ्रिज में रखी हुई अशिया है उसके हवाले से यही हुआ कि ये 8 से 9 माह पुरानी है। उनकी जो बॉडी की हालत देख के भी डॉक्टर्स, जो पुलिस सर्जन है, उन्होंने ये बात कंफर्म करी है कि जनाब ये लाश तो सड़े हुए काफी अरसा हो गया है, और ये वही लगता है कि अक्टूबर के महीने में इनकी मौत वाकई हुई है, और उसके बाद के तमाम जो चीजें हैं वो सब एक ही महीने पे जाके इख्तिताम पजीर हो रही है, क्योंकि उसके बाद इन्होंने बिजली का बिल नहीं भरा, इनकी फ्रिज का सामान उसी टाइम पीरियड का एक्सपायर हुआ है, उसके बाद जो चीजें हैं वो सब मिलती जुलती हैं। अब इस मामले में ये चीज है कि अभी तक जो इनिशियल फाइंडिंग्स हैं वो रिपोर्ट तो आ गई है, जो मेडिकल मुआयना हुआ है। अच्छा, मेडिकल मुआयने के लिए भी जरूरी होता है कि फौरी अगर एग्जामिन कर लिया जाए तो बहुत सी चीजें सामने आ जाती हैं। उसके बाद अगर लाश डिकम्पोज हो जाए तो बहुत सी चीजें सामने नहीं आ पाती। साइंस ने तरक्की जरूर करी है, लेकिन बाज जगह की जो चीजें वो बता रहे हैं वो अभी तक ये है कि जनाब हमने ये चीजें हासिल करी हैं, लेकिन उनके गोश्त के अज़ा सड़े में और जो दीगर चीजें हैं जो इंसान के बॉडी ऑर्गन्स होते हैं वो तो सब गल सड़ गए हैं, उनमें कीड़े पड़ गए। जब कीड़े पड़ गए तो उनके अंदर जख्म हुए और चीजें उनकी खराब हुई। तो जो डिकम्पोज बॉडी की हालत होती है वो इनकी बॉडी की हालत थी। अच्छा, अब इस सूरत हाल में पुलिस ने ये भी शवाहिद चेक करे कि कोई कत्ल वतल का मामला तो नहीं है, इन्हें किसी ने कत्ल तो नहीं कर दिया या कोई ड्रग्स का मसला तो नहीं है। तो उस हवाले से पुलिस की इन्वेस्टिगेशन चल रही है, लेकिन अभी सबसे पहला मरहला था कि इन खातून की तदफीन कर दी जाए, तो उसके लिए लाश रात गए मैयत बुरसा के हवाले की गई है। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया शुएब बरनी, आपने हमें तफसीलन इससे मुताल्लिक आगाह किया कि अब तक क्या पेशरफ्त हुई है, और लाश जो है बुरसा के हवाले कर दी गई है। और ख़ास तौर पर हमने देखा था कि कल जब हुमैरा के भाई नवीद असगर कराची तो पुलिस से फिर उन्होंने बातचीत भी की, मीडिया से भी उन्होंने बातचीत की, और रमज़ान शिपा के साथ खड़े होकर उन्होंने बात की कि हमने खुद जो है इनसे रब्ता किया, खुद हमने बॉडी को वसूल किया, और अब वो बॉडी को लेकर लाहौर की जानिब रवा दवा है, जहाँ पर लाहौर में उनकी पूरी फैमिली मुकीम है। यहीं पर उनकी जो है वो तदफीन की जाएगी। और साथ ही साथ ये जो मामला है, ये जो केस है, ये अभी क्लोज नहीं हुआ। पुलिस जो है मुख्तलिफ एंगल्स पर तहकीक व तफ्तीश कर रही है कि आया इसमें कत्ल का अंसर मौजूद है या नहीं। हम इस हवाले से भी आपको आगाह रखेंगे। प्रोग्राम में अब आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं उन पाकिस्तानियों के हवाले से जो कि यूरोप जाने का ख्वाब आंखों में सजाए बैठे हैं, क्योंकि एक बड़ी खुशखबरी उनके लिए आ चुकी है। यूरोपीय मुल्क स्वीडन ने इस्लामाबाद में शेंजन वीज़ा सर्विसेज को दोबारा बहाल किया है, और इस अहम फैसले के बाद पाकिस्तानी शहरी अब एक बार फिर से स्वीडन समेत 26 शेंजन ममालिक के लिए वीज़ा दरख्वास्त दे सकते हैं। इसके साथ साथ आपको बताते हैं कि यूरोप में तालीम, सियाहत, बिजनेस और फैमिली विजिट के ख्वाहिशमंद अफराद के लिए ये फैसला कई उम्मीद की किरण पैदा कर रहा है, जो काफ़ी अरसे से वीज़ा पाबंदी या रुकावटों के बायस मुश्किलात का शिकार थे। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये दरख्वास्त किस हद तक दुरुस्त है, क्या क्या एलिजिबिलिटीज़ क्राइटेरिया हैं। इस हवाले से मज़ीद जानने के लिए और इस पर डिस्कशन करने के लिए इस वक्त हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं। स्टूडियो में वीज़ा कंसल्टेंट है राना इनाम साहब, बहुत शुक्रिया आपकी मौजूदगी का। राना साहब, पहला सवाल तो इसी वीज़ा के हवाले से है, क्या तफसीलात हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है? जी, थैंक यू वेरी मच। लास्ट जो हमने देखा कि स्वीडन और हमारी जो वजारत ख़ारजा है उनकी मीटिंग हुई, और उसके बाद ये डिसाइड किया गया कि उनकी जो वीज़ा सेंटर था इस्लामाबाद में वो बंद था, उसको रीओपन कर दिया गया। ठीक है, तो ये पाकिस्तानियों के लिए एक बहुत अच्छी खबर है। बिल्कुल। तो इसी तरह जो और कंट्रीज़ भी शेंगन के बंद हैं, आहिस्ता आहिस्ता वो भी रीओपन हो जाएंगे। वीज़ा प्रोसेस तो उनके चल ही रहे थे, लेकिन वो मुख्तलिफ कंट्रीज़ में हमारे लोगों को वीज़ा लेके फिर जाके वो विजिट वीज़ा अप्लाई करना पड़ता था। तो अब ये है कि आफ्टर वॉर हमने ये देखा है कि डे बाय डे वीज़ा पॉलिसी में नरमी आ रही है। आपने देखा दुबई ने भी वीज़ा पॉलिसी को बेहतर किया, कतर ने बेहतर किया, और अब ये शेंजन कंट्रीज़ आहिस्ता आहिस्ता इसको बेहतर कर रहे हैं। तो हमारे लिए बड़ा अच्छा है। और जो आपका दूसरा क्वेश्चन था कि
इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। जी। नंबर 1, अगर आपने एज अ बिजनेसमैन शेंजन में अप्लाई करना है तो ऑब्वियसली आपकी एक बिजनेस प्रोफाइल होनी चाहिए। आप उस बिजनेस प्रोफाइल में जो मेजर डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपकी बैंक स्टेटमेंट्स है। ठीक है। बैंक स्टेटमेंट आप जो एनुअल इनकम शो कर रहे हैं उसके मुताबिक हो, और टैक्स रिटर्न और जो भी आपके लवाजमात हैं बिजनेस के वो सारे उसमें फुलफिल हों। देन अगर ये चीज़ें सारी बेहतर हैं, वेरीफाइएबल हैं, तो आपके वीज़ा के चांसेस 90+ हैं। जबरदस्त। और ये जो खबर है। लोग आपको कहते हैं जी जस्ट स्टेटमेंट चाहिए, जस्ट आपका पासपोर्ट की कॉपी चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए, देखें ये गलत है। ठीक है, वो चीज़ें आपके साथ फेक अटैच करते हैं। इस तरह के मामलात में बिल्कुल ना पड़े। अपने प्रोफाइल को वेरी सिंपल और जो आपके पास जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स हैं उनको यूटिलाइज़ किया जाए। अच्छा इनाम साहब, ऐसे लोगों को भी पैगाम देना बड़ा ज़रूरी है अवेयरनेस के लिए भी, ताकि लोग बच सकें इस तरह के लोगों से जो कि मार्केट के अंदर मौजूद हैं। अगर आप ये फेक डॉक्यूमेंट अटैच करते हैं, किसी से सिर्फ पासपोर्ट लेकर ही जो है आप वो कार्रवाई का आगाज़ कर देते हैं, वीज़ा अप्लाई करना शुरू कर देते हैं, तो सर अगर ये इस तरह से पकड़ा जाता है, एक्सपोज हो जाती है चीज़, तो फिर कितने साल बैन लगता है, क्या कार्रवाई होती है? जी देखें, कार्रवाई तो ऐसे कुछ नहीं होती। वो 5 इयर्स के लिए, हर कंट्री की अपनी पॉलिसी है जी, वो 5 इयर्स के लिए, 3 इयर्स के लिए, 10 इयर्स के लिए वो बैन कर दिया। और यही कार्रवाई काफ़ी है। हाँ, ये काफ़ी है। और वो अब देखें, ये जो ना सिर्फ वो एक कंट्री नहीं है जी, इनके आपस में जितने भी कंट्रीज़ हैं, इवन शेंजन जो है जी, वो जितने भी ये 25-30 कंट्रीज़ हैं, इन सब का आपस में एक एम्बेसीज कनेक्टेड हैं। सही। अगर आपने एक कंट्री में प्रॉब्लम की है अच्छा, तो बाकियों के लिए भी आप बैन हो जाते हैं। पूरा शेंजन आपके लिए बैन कर देता है। और इसके अलावा अगर आप यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया भी अप्लाई करते हैं तो वहाँ भी ये आपका बैन नज़र आएगा। सही। तो मेरी गुजारिश यही है कि किसी को भी केस देने से पहले ये ज़रूर चेक कर लें कि आया ये बंदा ऑथेंटिक है, ये मेरा काम कर भी सकता है या नहीं। अदरवाइज देखें, कनाडा की यूरोप की चेकलिस्ट मौजूद है उनकी वेबसाइट पे, उसके मुताबिक आप चीज़ों को आप चीज़ें तब बेहतर अंदाज में रिलेट कर सकते हैं जब आप खुद भी नॉलेजेबल हो। अच्छा, मजीद शॉर्टली बता दीजिए कि आप समझते हैं कि सियासी मुशावरत दोनों मुल्कों के मुस्तकबिल के लिए मजीद कारआमद हो सकती है? जी बिल्कुल। और इसमें हम ये देखेंगे कि जैसे उन्होंने अभी एम्बेसी को रीओपन किया है जी, इसमें वो आगे आपको वर्क परमिट्स की तरफ लेके जाएंगे। ठीक है। अगर स्वीडन में लेबर की शॉर्टेज है, स्किल्ड लोगों की शॉर्टेज है, तो वो इस पे भी वो काम करेंगे। और दूसरा, जो दोनों कंट्रीज के अंदर बिजनेस कम्युनिटी है वो आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट करेगी। ठीक है, तो ये ऑब्वियसली हमारे कंट्री के लिए पॉजिटिव है। बहुत शुक्रिया राना साहब आपकी मौजूदगी का। हमेशा आप हमसे बातचीत करते हैं, डिस्कशन करते हैं वीज़ा के हवाले से, वो यूके का है, कनाडा का है, यूरोप का है, और आज भी हमारी रहनुमाई की इस हवाले से आपने मजीद तफसीलात से आगाह किया। तो नाज़रीन, अभी वक्त हुआ है छोटी सी ब्रेक का, आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। स्टे विद अस। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं, बात कर लेते हैं बच्चों की ज़हनी और जज्बाती सेहत के हवाले से। तो दुनिया ग्लोबल विलेज बन रही है। आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है, तेज़ रफ्तार ज़िंदगी है और मसरूफियात हैं कि बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है और एक तरफ जहाँ नित नई ईजादात ने इंसानों के लिए आसानियाँ पैदा कर दी हैं, फराहम कर दी हैं, तो वहीं दूसरी जानिब मसरूफियात, दबाव और मुकाबले ने बच्चों की मासूम दुनिया को भी मुतासिर करना शुरू किया है। और अब हम देख रहे हैं कि बड़ों के साथ साथ बच्चे भी डिप्रेशन, खौफ और तनाव जैसे नफ्सियाती मसाइल का शिकार हो रहे हैं, जो कि बच्चों में खुद एतमादी की कमी, जज्बात के इजहार में झिझक और मुसलसल जहनी दबाव की वजह बन रहे हैं। ऐसे में कहानी और एनिमेटेड किरदारों के जरिए बच्चों की जहनी तरबियत, उनके जज्बात को पहचानने और संभालने का एक जदीद, दिलचस्प और मौसर तरीका सामने आया है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं माहिर नफ्सियात डॉक्टर आसमा नाहीद साहिबा। बहुत शुक्रिया आपकी मौजूदगी का। आसमा साहिबा, सबसे पहला सवाल ये है, एनिमेटेड स्टोरीज़ के हवाले से आप काम करती हैं, क्या समझती हैं ये स्टोरीज़ जो हैं आजकल की तेज़ रफ्तार ज़िंदगी में जो चल रही है, मसरूफ़ लोग हैं, पेरेंट्स मसरूफ़ है, किस तरह बच्चों के जहन पे असरअंदाज होती हैं और साथ ही साथ उनके बिहेवियर का हिस्सा बनती हैं? पहले तो बहुत शुक्रिया नो पाकिस्तान।
दूसरी बात यह है कि कहानी हमेशा से सिखाने का बेहतरीन तरीका रहा है, हमारे वक्त से लेकर आपके वक्त और आज के वक्त में भी ये बेहतरीन किस्सा कहानी हमेशा। अब चूँकि टेक्नोलॉजी का दौर है, जैसे आप कह रहे थे, तो उसी कहानी को मुख्तसर करना, कंसाइज करना और टू द पॉइंट 40 to 50 सेकंड्स में इलिस्ट्रेट करके बयान करना ही आज के बच्चे की अटेंशन है। कि आप उसकी अटेंशन इतनी छोटी है तो उसको वहीं पे ग्रैब करना है। अब उसको हम 2 या 3 बाबों वाली कहावाली किताब नहीं पकड़ा सकते। अब वो कहता है क्विक बताएं क्या कहना चाह रहे हैं, बच्चे कहते हैं एंड क्या है, कंक्लूजन क्या है। तो अब जो कहानी लिखती हूँ मैं, जो रोशनी डायरीज के नाम से मेरी सीरीज है बच्चों की मेंटल हेल्थ एडवोकेसी के लिए, उसमें ये है कि क्या बिगनिंग है, क्या मुद्दा है और कितनी क्विकली, कितनी इम्प्रेसिवली आप बच्चों को याद करा सकते हैं, बता सकते हैं, जो उन पर असर छोड़ जाए। तो इट्स अ बिग चैलेंज। छोटा हमारे वक्त में तो आप नानी की कहानी लंबी वाली होती थी ना, तसल्ली से, लेकिन बच्चों की क्यूरोसिटी भी बरकरार रहती थी कि क्यूरोसिटी है आगे क्या होगा। अभी आधी रहती है, आधी सुनाइए नानी ने, आधी एक जमाने में अलिफ लैला और लैला की कहानियां सुना करती थी जो कि चलती थी, बादशाहों की मौत रोक ली जाती थी लंबी। अब आपका चैलेंज ये है कि बच्चे को अगर आपने उसकी अटेंशन लेनी है और उसको कुछ सिखाना है तो आप कितने स्मार्ट हैं, कितनी जल्दी एज अ पेरेंट्स भी और जो लोग उस पर काम भी करें, कितना क्विक, कितना सेंसिटिव, कितना इमोशनली इंटेलिजेंट आप अपना मुद्दा बच्चे को बयान कर सकते हैं। आसमा, आपका काम बड़ा यूनिक है। अगर हम पेरेंट्स को देखें तो उनके लिए सबसे जो कीमती चीज़ है वो उनके बच्चे होते हैं। तो ये ख्याल आपको किस तरह से आया, ये आइडिया आपको किस तरह से आया? और हमें ये भी बताएं कि आजकल जिस तरह से हमने बात भी की कि बच्चों में डिप्रेशन, एंजाइटी जैसे मसाइल आम हो रहे हैं, इनकी सिम्टम्स क्या होती हैं जिन पर वालिदैन जो है फौरी उन्हें तवज्जो देनी चाहिए ताकि इसको बर वक्त जो है हैंडल किया जा सके? बहुत से सिम्टम्स हैं। बच्चा लेथार्जिक हो रहा है, बच्चा स्कूल जाने से रुक रहा है, माँ बाप की बात नहीं सुन रहा, उसकी नींद, उसका खाना, उसका बिहेवियर, उसका मूड, उसकी सोशलाइजेशन, उसका दोस्तों के साथ उठना बैठना, उसका बहन भाइयों के साथ ताल्लुकात, बहुत सारी चीज़ें, उसकी रूटीन, उसका इवन उसकी वॉशरूम की रूटीन, हर चीज़ अफेक्ट हो रही है। लेकिन हम समझ रहे हैं कोई बात नहीं, थोड़ा सा वक्ती टाइम है, मूडी है। हम अक्सर बच्चों को मूडी कह देते हैं। इट्स नॉट मूडी, उसके अंदर कुछ ना कुछ चल रहा है। और बच्चे पेरेंट्स पे अब वो एतबार नहीं करते। आपने कहा ना कि जो चीज़ें, एतबार का रिश्ता, स्पेस का रिश्ता ख़त्म हो गया। बच्चे पेरेंट्स के दरमियान लेन देन का रिश्ता हो गया है। आप मुझे ये दें, आप मुझे ये दिला दें। और पेरेंट्स समझते हैं चूँकि हमने बहुत कुछ दिला दिया, बहुत कुछ ले दिया, अच्छे स्कूल में पढ़ा दिया, अच्छे कपड़े पहना दे, ब्रांडेड बैग और फ़ोन ले दिए, दोस्तों को पास जाने दिया, अच्छी गाड़ी है, अच्छे रेस्टोरेंट्स हैं, अच्छे, तो इट्स फाइन। लेकिन जो बच्चे की इमोशनल नीड है, जो उसको सेफ से, जिसे कहते हैं कंफर्ट जोन चाहिए, जिस स्पेस चाहिए कि एक शख्स है जिसके पास मैं जाऊं और कुछ भी कह सकूं। तो आपने पूछा कि ये ख्याल मुझे कहाँ से आया, तो मुझे ख्याल वहीं से आया कि बच्चे के पास माँ बाप के अलावा भी एक ऐसी पर्सनैलिटी होनी चाहिए जहाँ पे जाके, घर के अंदर ही हो वो, जहाँ पे जाके वो कोई भी बात बिला खौफ व ख़तर, बिला झिझक कह सके, उसे डर ना हो कि मुझे डांट पड़ेगी, मुझे रोका जाएगा, मैं अपनी बात कह रहा हूं। आसमा साहिबा, आपको नहीं लगता इस तरह ये एक अच्छी स्टोरी है, एक अच्छी बात है, एक अच्छी इनोवेशन है कि आप बच्चा कहीं से कुछ लर्न कर रहा है बहुत कम वक्त के अंदर, क्योंकि बच्चे आजकल बहुत एक्टिव हैं, स्मार्ट हैं, क्विक हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं दूरी बरकरार रखेगा वालिदैन के साथ। एक तो ये पॉइंट। सेकेंडली मुझे ये बताइए कि बहुत सारे बच्चे होते हैं कि कुछ इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं, माँ बाप से कर नहीं पाते, उनके अंदर क्या चल रहा है, दिमाग में क्या चल रहा है, स्कूल में उसके दोस्त ने क्या कहा समझ नहीं आया, कश्मकश का शिकार है। किस तरह वो चीज़ एक्सप्लेन की जा सकती हैं, माँ बाप का क्या रोल होना चाहिए, और क्या आप इस बारे में कुछ फ्यूचर में सोचती हैं कि मुझे इस तरह की चीज़ भी कुछ क्रिएट करनी है? ये ऑलरेडी इसी चीज़ है। जो रोशनी डायरीज है वो एक 9 साल बच्ची है जो प्यूबर्टी के बिल्कुल पास है, जो स्कूल जाती है, जो 3rd ग्रेड में पढ़ती है। उसके बहुत से मसाइल हैं। उसका एक छोटा भाई है, उसकी मदर जो है वो वर्किंग है, फादर बहुत बिजी हैं, उसके फादर को बहुत से नंबर चाहिए और अम्मी को डिसिप्लिन चाहिए बहुत सा घर में। उसकी नानी है जो कि खुद भी प्रोफेसर है और वो अपनी हर बात जाकर अपनी नानी से करती है। वो अपनी पेरेंट्स की शिकायतें भी लगाती है, अपने टीचर्स की भी लगाती है। जब उसके पेरेंट्स आपस में लड़ते हैं तो जब वो रोती है, वो डिप्रेस होती है, जब उसकी एंग्जाइटी होती है तो जाकर उन्हें बताती है। और वो जो है वो फिर बीच में आके अपनी बेटी और अपनी नवासी के बीच में जो है वो एक सीज फायर भी करवाती है। तो ये सीरीज है, ये एक कहानी नहीं है जिसमें बहुत सारे मसाइल हमारे बहुत सारी के साथ कहानी है। आसमा साहिबा, आपके काम को बेहतर अंदाज में हमारी ऑडियंस समझ सके, आपकी कहानी है द कलर वी वेयर। डॉक्टर साहिबा, एक तो आपकी कहानी बड़ी अच्छी है, काम बड़ा यूनिक है, और मुझे जो गुमान हुआ ये आवाज़ आपकी है, वॉइस ओवर आपका है, जो कि बड़ा अच्छा है, मैं इसको भी अप्रिशिएट करना चाहूँगा। ज़रा हमें लास्टली ये बताएं कि जब आप बच्चों के लिए तरबियत के लिए कुछ कहानियाँ बना रही होती हैं, सिलेक्ट कर रही होती हैं,
कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि आपकी प्रायोरिटी होते हैं? थैंक यू वेरी मच। ये मेरी आवाज़ है, मैं कहानी खुद लिखती हूँ, फिर अच्छा। इसको इलिस्ट्रेट कराती हूँ, उसका पूरा जो है स्केच बनता है, माहौल बनता है, फिर उसके बाद हम उसको जो है इलिस्ट्रेशन के बाद एनिमेशन पे जाते ठीक है। हैं। और ये उर्दू में बहुत हैं, बहुत कम कहानियाँ इंग्लिश में। जब आप इस पेज पे जाके देखेंगे जी। तो आपको मैक्सिमम कहानियाँ आपको उर्दू में नजर बिल्कुल आएंगी। ठीक है। अच्छा, सही। ख्याल किस टॉपिक पे आता? मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूँ, स्पेशल नीड्स कंसल्टेंट हूँ, तो मुझे जो चीज़ें अपने इर्द गिर्द मरीजों के अलावा भी जो अपने इर्द गिर्द बहुत से मसले, छोटी छोटी बातें नजर आती हैं और पिंच करती हैं, अगर थोड़ी सी आंख थोड़ी देखने वाली हो, महसूस करने वाली हो, जी, तो जांचने आपने वाली हो, बहुत सी प्रॉब्लम चीजें को नजर- डायग्नोज करने वाली हो। एहसास की आंख से देखते हैं आप। एहसास की आंख बहुत से जो खूब। देखें तो आपको अच्छे से बहुत से आपको बहुत से टॉपिक नजर आते हैं। इवन मैंने अभी बनाई है स्टोरी, आप कोई देखना चाहे, जो बच्चों में कैंसर होता है, ये बच्चों में डायबिटीज होती है, तो और बच्चे जो है वो उसको कैसे आइसोलेशन में चले जाते हैं और हम बच्चे को हील कर सकते हैं, पेशेंट को विद इन द फ्रेंड्स। सिर्फ कीमोथेरेपी इलाज नहीं है या Oh my आइसोलेशन या God. हॉस्पिटलाइजेशन। अगर आप उस कैंसर स्टोरी को देखना चाहें तो आप व्यूअर्स से भी बिल्कुल। कहूँगी कि जब वो चाहें तो ये एक बहुत अच्छा मेथड है। और ये असल में फैमिली बॉन्डिंग है, चूँकि नानी और नवासी का रिश्ता है तो बीच में माँ 3 जनरेशन का ताल्लुक है आपस जनरेशन में। का ताल्लुक है। और आसमा साहिबा, मैं आपकी तारीफ करना चाहूँगी, माहिर नफ्सियात होते हुए सोसाइटी के मसाइल को इतने अच्छे तरीके से प्रिडिक्ट करते हुए उसको एक्सप्लेन करना, बच्चों के लिए सहूलत पैदा करना, वालदैन के लिए आसानी पैदा करना, बहुत शुक्रिया आपकी ऐसी सोच का। और मुझे आपसे यही उम्मीद है कि मजीद कुछ ना कुछ इनोवेटिव आप बच्चों के लिए, और वालदैन के लिए करती रहेंगी। आपको देख के और भी लोग जो हैं वो इनिशिएट करेंगे और भी लोग जो हैं इस तरह का काम करेंगे, जो कि बड़ा अप्रिशिएटेबल है। और साथ ही साथ नजफ एक चीज़ जो है वो यहाँ पर मेंशन करना बड़ा ज़रूरी है, जिस तरह से आजकल हाइब्रिड फैमिलीज का बड़ा रिवाज है ना, Yes. तो बच्चे ये भी अंदाजा लगा सकते हैं कि नानियों दादियों के पास रहना ये कैसा कितना एक्सपीरियंस अच्छा होता था, कितने मजे मजे की स्टोरीज मिलती थी, अपनी मदर के बारे में भी जानने को कुछ मिलता था, कुछ सीखने को मिलता था, समझ आता था कि हेल्प करना कितना ज़रूरी है। जब हम नानी दादी के साथ छोटे छोटे काम करवाया करते थे, उनके हाथ से कुछ खा लेना, कुछ डिफरेंट ट्राई करना, ये बहुत प्यारी प्यारी मजे मजे की यादें होती हैं। इसमें नानी जो बच्ची है वो अपनी माँ के कमरे में आके क्या रहती बात है। है। नहीं, डेफिनेटली हम डिजिटल अपने अकाउंट पे आपकी जरूर। मेंशन करेंगे लिंक, ताकि हमारे नाजरीन मजीद आपकी स्टोरी से इस्तेफादा हासिल कर सकें। तो नाजरीन, इसी के साथ लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक टू सुनो पाकिस्तान। नाजरीन, प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे और पाकिस्तान के टैलेंट की बात करेंगे। नाजरीन, जब बात हो कामयाबी, लगन और जज्बे की, तो पाकिस्तान की खवातीन किसी से कम नहीं है। आज हम बात करें कैसे रोशन सितारे की, जो सिर्फ ग्राउंड पर ही नहीं बल्कि सोशल मीडिया पर भी छा चुकी हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान विमेंस फुटबॉल टीम की नौजवान मिडफील्डर लैला बनारस की, जिन्होंने हाल ही में AFC विमेन एशियन कप के क्वालिफायर्स में शानदार खेल का मुजाहरा करते हुए दुनिया की नजरें पाकिस्तान की विमेंस टीम पर जमा दी हैं। बरतानवी नजाद 20 साला लैला 8 साल की उम्र से बर्मिंघम सिटी क्लब से वाबस्ता हैं और अब इंग्लिश फुटबॉल में सीनियर लेवल पर जनूबी एशिया की नुमाइंदगी करने वाली चंद खवातीन में से एक हैं। लैला की ड्रिबलिंग, उनका बॉल कंट्रोल और उनकी फुटबॉल IQ ने दुनिया को हैरान कर दिया है। सोशल मीडिया पर तो लोग उन्हें दुनिया के अजीम खिलाड़ियों से तशबीह भी दे रहे हैं। जबरदस्त। क्या लैला बनारस पाकिस्तान फुटबॉल का नया चेहरा बनने जा रही हैं? क्या वो आने वाले वक्तों में आलमी सतह पर पाकिस्तान का नाम मजीद रोशन करेंगी? इसी पर के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद है मारूफ फुटबॉलर लैला बनारस और विमेंस फुटबॉल के हेड कोच अदील रिजकी साहब। बहुत शुक्रिया आप दोनों की मौजूदगी का। वेलकम टू बोथ ऑफ यू। माय फर्स्ट क्वेश्चन इज फॉर लैला. Do tell us, your video while playing football recently went viral on social media. How does it feel to get so much love and attention? It means so much. I really appreciate all the love and attention that I've got. But I'm just so happy that the team performed well in the last 2 games. And it just goes to show that Pakistan's women's national team can play football and they can show the world that we can play. But yeah, it feels Great. very, very heartwarming that all the love and support that I've got. Okay. वेरी गुड। अदील साहब, आपकी जानिब आना चाहूँगा, ज़रा आप हमें ये बताएं कि सबसे पहले तो आपको और पूरी टीम को AFC क्वालिफायर्स में शानदार कामयाबी पर बहुत बहुत मुबारकबाद हो। ये बताइएगा, क्या तैयारियां जो हैं वो की जा रही हैं, क्या स्ट्रेटजी और हिकमत अमली बनाई जा रही है कि जो पाकिस्तान की टीम है वो मज़ीद ज़्यादा कामयाबियां समेट सके और पाकिस्तान का नाम मज़ीद रोशन कर सके?
जी बिल्कुल, थैंक यू फॉर हैविंग अस ऑन योर शो जी। आई थिंक हम लोग जो है काफी टाइम से इस पे काम कर रहे हैं। से हमने स्टार्ट करी थी और आहिस्ता आहिस्ता हम लोग उसको थोड़ा थोड़ा करके इसको हमने बेहतर करा है और इंशाल्लाह आगे जाते भी हमारा यही प्लान है कि हम इसको टीम को और बेहतर करें, उनको और कॉम्पिटिशन्स मिले और एक हाई लेवल पे हम लोग खेल सकें। स्पेशली जो हमारी साउथ एशियन रीजन है उस पे हम लोग अपनी अपनी डोमिनेंस दिखा सकें और ये जो इस तरह के प्लेयर जो हमारे पास आ रहे हैं फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड वो हमारी टीम में बहुत वैल्यू ऐड करते हैं और इसकी वजह से हमारी टीम कामयाबी हासिल कर सकती है। तो एक शॉर्ट पीरियड के अंदर हमने काफ़ी चीज़ें कर ली हैं और जैसे देखा कि लास्ट जो 2 गेम्स हमने खेले हैं उसमें आपने क्लियरली देखा है कि किस तरह की हम लोग फुटबॉल खेल सकते हैं और किस पैमाने पे आगे जा सकते हैं हम लोग। बहुत ज़बरदस्त। अदील साहब, लैला, कमिंग बैक टू यू, representing Pakistan in the AFC Women's Qualifiers, Asian Qualifiers, how big of an honor was that for you? It was a massive honour. I think me and my family are so proud. Wearing that shirt is like, there's not words that can describe it. I didn't realise how much it would mean to me till I see my dad in the crowd and I see my family's reactions and just putting the shirt on and being around the girls. It was just an amazing experience and I'm so happy to have shared it with the people that were around me. But yeah, it was such a massive honour and it's obviously a tournament that I'll never forget because I made my debut for Pakistan and yeah, it was a memorable tournament. Okay. Laila, you tell us things very precisely. I want to talk more about this. How do you see the current situation of Pakistan women football team and how can be done more to improve this? I think Pakistan's women's national team will just continue to keep thriving. I think if we have more regular games and tournaments, etc., I think we've already shown what we can do in a short space of time together. So if we just keep the consistency, I think we can only go up from here and we can continue to show the world that we can play football and we can compete with these top teams. But I think we can only go up from here. Especially if we have regular games, etc. I think we can only keep pushing on and continue to win games. All right. अदील, अब आपसे हम जानना चाहेंगे कि हमें ज़रा आप ये बताएं कि मुख्तलिफ बैकग्राउंड से जो खिलाड़ी हैं वो आते हैं, उनको ट्रेन करना, उनको लेकर चलना, बिल्कुल उनको ग्राउंड में परफॉर्म करता देखकर लोग बहुत ज़्यादा उन्हें अप्रिशिएट कर रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा इंस्पायर हो रहे होते हैं, लेकिन बैक एंड पे आप लोगों की जो एफर्ट होती है ऑब्वियसली वही जो है वो सामने नज़र आ रही होती है। तो ये बताएं, ये कितना चैलेंजिंग होता है आपके लिए और आप इस चैलेंज को किस तरह से एक्सेप्ट करते हैं? आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें यह कि हम लोग एक ज़बान जो बोलते हैं वो फुटबॉल की होती है। सो व्हेन वी टॉक फुटबॉल एवरीथिंग बिकम्स सेकेंडरी। जो बैकग्राउंड्स हैं, जो लोगों की क्या हो रहे हैं, वो सब चीज़ें बाद में आ जाती है बिकॉज हम जब फील्ड पे उतरते हैं एक साथ तो बेसिकली सबको पता है कि हम पीछे हम लोग वी आर ऑल वन फॉर इट। तो वो चीज़ें एक्चुअली साइड हो जाती हैं। इट बिकम्स वेरी इजी फॉर अस, इट्स नॉट अ चैलेंज। आई बिलीव आई थिंक इनिशियली थोड़ा सा आपकी टीथिंग इश्यूज होते हैं कि प्लेयर्स को ओरिएंट करना थोड़ा बहुत, बट उसके बाद वंस दैट बेसिक फेज इज ओवर, उसके बाद आई थिंक एवरीथिंग जस्ट अंडरस्टैंडिंग फुटबॉल इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट। उसमें स्ट्रेटजी हम डिवाइस करते हैं, एनालिसिस होती हैं, हमारी ट्रेनिंग सेशंस होते हैं, उसमें सब चीज़ें हमारी एक ही लैंग्वेज चल रही होती है, व्हिच इज फुटबॉल। And that's how we connect, and that's how we continue to connect and bring everybody on the same page. So everybody understands how the team works, किस तरह टीम हमारी बेहतर हो सकती है। हमने पहला मैच हारा, उसके बाद हम लोगों ने कम बैक किया, तो ये सारी चीज़ें it's not easy, but it's something that we recognize and हम conversations करते हैं, हमारी dialogues होते हैं and meetings होती हैं। उसके बाद हम लोग मिलके we try to deliver the plan that we've devised and mashallah say we've been successful in the last 2 games and we continue to do the same in the future. Great. So strategy and training is the essential and crucial part of this game. Laila, tell us, where did your passion begins for the football and how did your journey unfold from playing as a young girl to now playing at this level?
So my passion sort of came from my family. So my brother, my cousins, my dad, my mom. Everyone loves football in my house, so I didn't really have a choice but to play it. So I used to play in the garden with my brother and my cousins. He used to stick me in goal and whack the ball at me. So yeah, I didn't really have a choice but to play, to be honest. And then I joined the girls team and then got scouted by Blues. And then I was there for 11 years. I really left this season. And then obviously making my international debut as well. I feel like it all happened so quick, but football has been a part of my life since the age of 4, I would say. So yeah, it's been a massive part of me, and I wouldn't change my journey at all. And yeah, I'm just so grateful for all the opportunities that I've had. Thank you so much to both of you that you explain and describe this game and explain and share your experience with us. तो नाज़रीन, अभी वक्त है छोटी सी ब्रेक का, आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। प्रोग्राम में दोबारा से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, मुहर्रमुल हराम का महीना जारी है। ये महीना सिर्फ आंसुओं का नहीं बल्कि शऊर का महीना है। ये सिर्फ गम का नहीं बल्कि बेदारी का पैगाम है। नबी करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वाज़ेह फरमान है कि उम्मत में इत्तेहाद ही असल ईमान है। मुहर्रमुल हराम हमें याद दिलाता है कि जब उम्मत तफरके, जुल्म और ज़ाती मफादात की भीड़ चढ़ने लगे, तब अहले बैत अपने खून से इस उम्मत को जगाते हैं। आज जब हम उम्मत मुस्लिमा के अंदर बढ़ती हुई फ़िरकावारियत, तासुब और तकसीम को देखते हैं तो दिल लरज़ उठता है। हालांकि करबला का पैगाम तो सिर्फ ये है कि हम ना तो सुन्नी हैं ना शिया, हम सिर्फ उम्मत मुस्तफ़ा हैं। ये नारा महज एक जज्बाती सदा नहीं बल्कि वो नज़रिया है जो हमें तलवारों के बजाय दिलों को जोड़ने का दर्स देता है। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने करबला में किसी एक गिरोह की नहीं बल्कि पूरी उम्मत मुस्लिमा की बेदारी के लिए कुर्बानी दी। सैयदा फ़ातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, ये हस्तियाँ सिर्फ तारीख़ की शख्सियात नहीं बल्कि हर मुसलमान के ईमान का हिस्सा हैं। उनकी सीरत और पैगाम हमारे दरमियान पुल का किरदार अदा कर सकती है। इस्लाम का असल पैगाम वहदत, भाईचारा और अहले बैत से सच्ची वफादारी है, जिसमें नफरत, तासुब और फ़िरकावारियत की हरगिज़ कोई गुंजाइश नहीं। तो आइए मुहर्रम में सिर्फ आंसू ना बहाएं, दिलों को जोड़ें, नज़रियात को करीब करें और करबला के पैगाम को उम्मत के इत्तेहाद की बुनियाद बनाएं। और इसी पर बात कर लेते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं रिसर्च स्कॉलर फ़हद अली काज़मी साहब। बहुत शुक्रिया फ़हद साहब आपकी मौजूदगी का। मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि आज उम्मत मुस्लिमा फ़िरका वारियत, तासुब और तकसीम का शिकार है। मुहर्रमुल हराम और अहले बैत की कुर्बानी हमें बेसिकली और अगर कहा जाए एज अ फाउंडेशन क्या दर्स देती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही क्रिटिकल कॉन्वर्सेशन है और जैसे आप लोगों ने अपनी इंट्रोडक्शन के अंदर भी फरमाया, इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जो स्ट्रगल है, आपकी जो ज़ात है, दोनों स्ट्रगल और ज़ात दोनों किसी ख़ास ग्रुप की नहीं है, किसी ख़ास ग्रुप की इस पर इजारादारी नहीं है। आपकी इंट्रोडक्शन से मैं बात कुछ और करना चाह रहा था बट मुझे लग रहा है कि ये बात भी मुझे आज करनी पड़ेगी जी। हमारे जो क्रेडिबल तरीन हिस्टोरिकल सोर्सेज हैं, हर हिस्टोरिकल सोर्स के अंदर अल्लामा जरीर तबरी ने अपनी तारीख़ के अंदर, हाफिज़ इमादुद्दीन कसीर ने अपनी तारीख़ के अंदर, दीगर मोतबर सोर्सेज के अंदर ये वाक़या दर्ज है। इमाम अली मकाम इमाम हुसैन के बड़े करीबी साथी थे ज़ुहैर इब्न कैन। ज़ुहैर इब्न कैन वो शख्स थे जो इमाम अली मकाम से रिलक्टेंस के पाथ पे थे, यानी वो इमाम की आर्मी में शामिल नहीं होना चाहते थे। मगर जब इमाम की उनसे मुलाकात हुई तो उनके अंदर कोई ट्रांसफॉर्मेशन हुई और वो इमाम के साथ मिल गए, इमाम के काफ़िले में शामिल हुए। अब वो इमाम के बहुत ही इम्पोर्टेंट साथी थे, बहुत ही इम्पोर्टेंट साथी। वाक़या करबला जब हो रहा था 9 मुहर्रमुल हराम को और 10 मुहर्रमुल हराम को, ज़ुहैर इब्न कैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को फ़ौजी अशकिया की तरफ से एक ताना दिया गया और वो ताना पता है क्या था कि तुम तो हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के साथी थे, आज तुम इधर आ गए हो। ये इस जुमले की हिद्दत को और इसकी गहराई को समझे, आज भी यही हो रहा है। हम समझते हैं कि अहले बैत एक कैटेगरी है, सहाबा दूसरी कैटेगरी है। तो ज़ुहैर इब्न कैन ने पता है क्या फरमाया था, उनके जुमले की जिस्ट क्या थी? मैं कल भी मजलूम के साथ था, आज भी मजलूम के साथ हूँ। यानी ये दोनों तबके
आले रसूल और सहाबा किराम ये दोनों तबके हमारे लिए क्रिटिकली इम्पोर्टेंट हैं और हम इन दोनों तबकों पर उम्मत की तकसीम नहीं कर सकते। अगर अहले बैते रसूल की फौज में सहाबा के उशाक थे तो सहाबा के काफिलों में भी अहले बैत के उशाक हैं और उशाक थे। इस बात को जितनी जल्दी हम रियलाइज करेंगे कि अहले बैते रसूल और दीगर हमारे इकाबर असलाफ बुजुर्ग इनके नामों पर हमने तकसीम नहीं करनी। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो याद आ रहे हैं। जनाब सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाया करते थे, लोगो हुजूर रिसालत माब की मोहब्बत अहले बैत की मोहब्बत में तलाश करो। अगर तुम प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत के दावेदार हो, क्लेमेंट हो, तो उनकी फैमिली के साथ तुम्हारा रवैया क्या है वो डिटर्मिन करेगा कि तुम अपनी मोहब्बत में कितने सच्चे हो। सही। जनाब सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने मौला मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहू को एड्रेस करते हुए फरमाया, अली आपकी फैमिली से अपनी फैमिली से ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ क्योंकि आपकी फैमिली नबी की अहले बैत है। जनाब उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हमारे हर सोर्स के अंदर रिकॉर्डेड है, इमाम आली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से ऐसी मोहब्बत करते थे कि एक दफ़ा फरमाने लगे, अपने बालों की तरफ इशारा किया। इब्न हजर अस्कलानी ने रिकॉर्ड किया, इब्न हजर हैसमी ने रिकॉर्ड किया, सवाइकर मुखर्रका में भी है, अल असाबा में भी है, दीगर मोतबर तरीन रवायतों में है। अपने बालों की तरफ इशारा करके कहा कि हमें जो कुछ मिला है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की वजह से और आपके ख़ानदान के वसीले से, यानी वो अहले बैत रसूल को यूं रिकग्नाइज करते थे। तो जब मेरे पास मोहब्बत के बयानिए मौजूद हैं, यूनिटी के बयानिए मौजूद हैं, तो मैं तकसीम के बयानिए को क्यों फैलाता हूँ? ये भी तो मुहर्रमुल हराम से मैंने सीखना है ना। बिल्कुल। क्या ज़रूरत है ऐसे वाइजीन को, स्कॉलर्स को, मुफ्तियान को, जाकिरीन को कि वो तकसीम का बयानिया मेन स्ट्रीम कर, बड़ी अहम बात की आप, जबकि दीगर बयानिए मौजूद हैं। आप हमारी हिस्ट्री की किताबों में कहीं भी हाफिज इमादुद्दीन कसीर को उठा लें, दीगर हिस्टोरियंस को उठाएं, वो फरमाते हैं कि सहाबा कराम अहले बैत की और ख़ास तौर पे हसनैन करीमैन की तकरीम करते थे। वो उनकी तकरीम करते थे, बाज़ जगहों पे है वो उनकी ताज़ीम करते थे, उनका अदब करते थे। तो अहले बैते रसूल हमारे हैं और उनकी तकरीम और ताज़ीम का हमें पता ही सहाबा किराम की वजह से चला है। जनाब अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, मशहूर बात है, इमाम हसन कहीं जा रहे थे, इमाम हसन के नालैन को ना जैसे वाइप करना शुरू किया, उसको डस्टिंग जिसे कहते हैं वो करना शुरू किया। इमाम हसन एम्बैरस हुए क्योंकि हज़रत अबू हुरैरा एजड थे, तो फरमाने लगे आप सहाबी रसूल हैं, ये काम ना करें, मैं एम्बैरस हो रहा हूँ। तो फरमाने लगे, बेटा जो मैं आपके बारे में जानता हूँ, आपके नाना ने आपके बारे में जो फरमाया है, अगर ये कुल उम्मत जान ले तो ये आपको अपने शोल्डर्स पे रखे और कभी नीचे ना उतरने दे। यानी इतनी खूबसूरत मिसालें काज़मी साहब काफ़ी हैं जो आपने दे दी हैं। और इसके बाद तो मेरा ख्याल है जो मकाम मर्तबे की जो बहस है ना वो वैसे ही ख़त्म हो जानी चाहिए। वो सहाबा ने बता दिया है अपने, ना सिर्फ लफ्ज़ों से बल्कि अपने तर्ज़ अमल से भी बताया उन्होंने। आप ये बताइए कि जो अहले बैत का पैगाम है ये तमाम मकातब फ़िक्र के दरमियान किस तरह ब्रिज का, पुल का किरदार अदा कर सकता है मौजूदा दौर के अंदर? देखिए, ये सबसे पहले जो आपने बात की है ना, मैं दो बातें यहाँ पे ज़रूर करूँगा जी। नंबर वन, जितने भी फ़िरके हैं आपका एक ज़ाती ज़ौक़ है, आपके एक ज़ाती बिलीव्स हैं, आप उन बिलीव्स को रखें। हम नहीं कह रहे कि उन बिलीव्स को आप ना रखें, आप रखें अपने ज़ाती दायरे के अंदर। लेकिन जो इज्तमाई दायरा है ना, मैंने ऐसे अकायद का इजहार नहीं करना जो उम्मत के टूटने का मूजिब बने। बिल्कुल सही। और उसमें सबसे अहम बात यह है कि दोनों साइड से अफजल और मफजूल की बहस छोड़ दें। इस बहस ने हमें बहुत नुकसान पहुंचाया है। ये मेरा आपका, ये मेरी आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन ही नहीं है कि अल्लाह और उसके रसूल की निगाह में कौन किस दर्जे पे था। ये मेरा काम ही नहीं है, ये काम ही रब्बुल इज़्ज़त का है। ना ही हुजूर रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इस पे कहा है कि आपने कोई बहसें करनी है जी। अफजल और मफजूल की बहसें छोड़ दें और अहले बैत रसूल वो भी एलिवेटेड कैटेगरी है, सहाबा किराम वो भी एलिवेटेड कैटेगरी है। उन दोनों कैटेगरीज को अपने अपने दर्जों पर इंटरनलाइज करके आगे बढ़े। और हुजूर रिसालत माब ने ये जो फरमाया था ना, मेरे अहले बैत के बारे में अल्लाह से डरते रहना, मेरे अहले बैत के, सही मुस्लिम की हदीस,
मेरे अहले बैत के बारे में अल्लाह से डरते रहना, तो ये हम सब पर फ़र्ज़ है कि अहले बैत रसूल की जो प्रोमिनेंस है उस पर भी हमने कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना कि अगर फलाना फ़िरका करता है तो मैं करूँगा तो मेरा ताल्लुक उस फ़िरके से ना जुड़ जाए। ये काम हमने नहीं करना। जनाब मूसा अलैहिस्सलाम की मैं तकरीम करता हूँ, कुरान के अंदर मूसा अलैहिस्सलाम भरे हुए हैं। अगर आज जूस कुछ गलत कर रहे हैं तो मैं मूसा को छोड़ नहीं सकता अलैहिस्सलातु वस्सलाम। बिल्कुल। ईसा अलैहिस्सलाम को मैं छोड़ नहीं सकता बिकॉज कि क्रिश्चियंस उनके बारे में गलत अकायद फैलाते हैं। इसी तरह अहले बैत रसूल मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेरे नबी ने मुझे हुक्म दिया है कि इनके बारे में अल्लाह से डरते रहना। बहुत खूबसूरत बात काज़मी साहब, और बड़ी अच्छी आपने मिसालें दी। हासिल गुफ्तगू यही है कि हमें उम्मत को जोड़ना है, उम्मत के इत्तेहाद की बात करनी है, ना कि तफरका तकसीम डालनी है, तफरीक डालनी है। और साथ ही साथ बड़ी अहम बात थी कि ये अफजल और मफजूल की जो बहस है हमें इससे निकल जाना चाहिए। आपको इन शख्सियात से, इन जो कदावर शख्सियात हैं, इनके किरदार से, इनके अमल से आपको अपनी ज़िंदगियों को संवारने के लिए कुछ ना कुछ हासिल करना चाहिए, कुछ ना कुछ सीखना चाहिए, ताकि आपकी भी दुनिया और आखिरत संवर सके। और नाजरीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक दोबारा आपसे मुलाकात होगी सेम टाइम पे, बहुत सारी खबरों के साथ, इंटरनेशनल और नेशनल न्यूज़ के साथ। और टिल देन अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।